Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to discuss the letter that I think can come in the exam. But again, it's just my speculations, just my guesswork. It's nothing that is sure that it will come or it will not. It's just about knowing something. अगर पेपर में नहीं भी आए तो भी आपको सीखने को मिलेगा. But इस बार जैसे लेटर्स क्या होते हैं, व्हाट ओईटी राइटिंग इज ऑल अबाउट. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स सबके लिए, चाहे जिसने मेरी क्लास आज तक ली है चाहे नहीं ली, वेदर यू आर द फर्स्ट टाइम यूट्यूब फॉलोअर, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सबके लिए ये क्लास है. ओईटी लेटर होता क्या है? ओईटी लेटर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन. कहने का मतलब यही है कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर. इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है इसमें कोई फर्क नहीं है. आई एम राइटिंग दिस लेटर ये होता है एक्टिव में, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ. इसलिए पैसिव लिखना थोड़ा सुंदर लगता है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन. वैसे कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर. फिर हम लिखते हैं कि ये लेटर जिसको, और ओईटी का लेटर लिखा किसको जाता है ये डिपेंड करता है. मतलब जैसे कम्युनिटी नर्स को लेटर आया, कभी कभी कम्युनिटी नर्स को लेटर लिखना होता है, कभी कभी सोशल वर्कर को लेटर लिखना होता है, कभी अपने सीनियर डॉक्टर को लेटर लिखना होता है. और सबसे ज्यादा चांसेस जो इस बार के लेटर आने के हैं कि जो चल रहा है आजकल, डिस्चार्ज बैक लेटर. लेकिन इसको हम डिस्चार्ज बैक लेटर की बजाय एक और लेटर कह सकते हैं कि रेफरल टू पेशेंट जीपी, टू पेशेंट जीपी. दोनों बातों में फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स? कि मैं पेशेंट के जीपी को लेटर लिख रहा हूँ तो ये डिस्चार्ज बैक लेटर है या ये अलग लेटर है. आपको सबसे पहले ये बात समझनी है प्लीज. आपका बहुत मन करता है, आई नो आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब सीख रहे हो, जो हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं वो भी देखते हैं वीडियोस, तो वो सब सीख रहे हैं. उनको लगता है कि सर हमें पहले तो ये सिखाओ कि ये डिस्चार्ज बैक लेटर है या डिस्चार्ज लेटर है या फिर ये रेफरल लेटर है. और एक नया लेटर भी मैंने आजकल सुना है, आई हैव बीन टीचिंग ओईटी सिंस लास्ट 10 years एंड ओईटी इज द ओनली थिंग आई डू, दैट इज व्हाई वी आर द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट फॉर ओईटी. लेकिन ये एक नया सुना ट्रांसफर्ड वाला, एक ट्रांसफर्ड लेटर होता है सर. मतलब अगेन आई अंडरस्टैंड, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है कि सर ये डिस्चार्ज लेटर है, ये डिस्चार्ज बैक लेटर है, ये रेफर. मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि भूल जाओ वो लेटर कौन सा लेटर है. ऑफ कोर्स कई बार हमें नाम लेना पड़ता है कि ये डिस्चार्ज बैक लेटर है, हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको समझा सकें. लेकिन आप अपने मन में बस इतना सा समझो कि आपको एक लेटर आया है, चाहे वो कम्युनिटी नर्स को लिखना है, चाहे वो सोशल वर्कर को लिखना है, चाहे वो अपने से सीनियर डॉक्टर को लिखना है, आप रेफर कर रहे हो अपने से बड़े डॉक्टर को. तो अगर मैं इसको रेफर ना भी बोलूं, अगर मैं इसको रेफर ना भी बोलूं तो भी तो ये रेफरल लेटर ही है. कहने का मतलब अगर मैं कहूँ मेरे को सीनियर डॉक्टर को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, दिस लेटर इज बीइंग रिटन. इसमें रट्टे वाली कोई, इसमें मगिंग अप करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु इज हैविंग, मान लो उसको जो भी मेन डिजीज है, हु इज हैविंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस विच इज नॉट इन कंट्रोल, या विच इज शोइंग, या विच इज डिस्प्लेइंग. अब शोइंग की जगह अच्छा वर्ड, ये नेचुरल वर्ड्स हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन को समझो अपनी. विच इज डिस्प्लेइंग सिवियर सिम्टम्स, यानी आपने बता दिया कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है. आप ऐसे भी कह सकते थे हु इज हैविंग, हु इज अ सिवियर केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसे भी तो लिख सकते थे. ये तो आपकी मर्जी है, अगेन देयर इज नो रट्टा. आपको क्या अच्छा, आप हिंदी में कैसे बोलते हो उसको वैसे यूज करो. हु इज अ सिवियर केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर मुझे इतनी मुश्किल लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी. तो आप अपने काम को आसान कर सकते हो. तो चलो वापस चलते हैं. अगर मैं सिवियर केस हटा दूं, अगर या ये लिख देता हूँ सिवियर केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड नीड्स एक्सपर्टीज, नीड्स योर एक्सपर्टीज फॉर इट्स मैनेजमेंट. इट्स का मतलब है बीमारी के लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है इट, और इट की पावर इट्स का मतलब उसकी, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मैनेजमेंट के लिए. एंड नीड्स योर एक्सपर्टीज फॉर इट्स मैनेजमेंट, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू ऑन अर्जेंट बेसिस. देखिए कितना आसान है ओईटी, आप प्लीज समझो, इसके रूट को समझो. रेफर टू यू ऑन अर्जेंट बेसिस, खत्म बात, आपका लेटर पूरा हो गया. अब समझो कि लेटर ये वाला आ गया, रेफरल टू पेशेंट जीपी. पेशेंट के जीपी को भेजना है, ये सबसे रिपीटेड लेटर है और इस बार का लेटर ये हो सकता है, पर काफी बार रिपीट हो चुका है. तो इस कारण से या ये होगा या डिस्चार्ज बैक लेटर के सबसे ज्यादा चांस है. वैसे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी इज नथिंग.
ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, मेरे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे मैं सोचता हूँ कि ऐसा आएगा। लेकिन डिस्चार्ज बैक लेटर या रेफरल टू पेशेंट जीपी, अब मान लो ये पेशेंट का, ये जीपी का ही, जीपी को लेटर लिख लो, पेशेंट के जीपी को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिस्टर एक्स। अब देखो सिर्फ इससे वो लेटर पेशेंट का जीपी बन गया, आपने कुछ भी अलग नहीं किया, कुछ भी अलग, बाकी सब सेम, हु इज सिवियर केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन जब आप पेशेंट के जीपी को लेटर लिख रहे हो, तो या तो आप नर्स होंगे और आप कम्युनिटी, अब प्लीज समझना, या तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ प्लीज समझना, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि ओईटी है क्या, अगर आपने ये वीडियो अच्छी से देख ली आपको ओईटी लेटर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज समझना कि समझो कि आप ये लेटर, इफ यू आर राइटिंग दिस लेटर टू कम्युनिटी, आप कम्युनिटी सेंटर में कम्युनिटी नर्स हो, तो आपसे पेशेंट हैंडल नहीं हो रहा क्योंकि अब सीवियर सिम्टम्स हो गए हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो आपने कहा कि हम पेशेंट के जीपी के साथ पास भेज देते हैं, पेशेंट वहां पे ठीक रहेगा, हमारे कम्युनिटी सेंटर में ठीक नहीं हो रहा। तो आपने लिखा दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिस्टर एक्स हु इज डिस्प्लेइंग, तो पहले डिजीज तो पुरानी होगी, हु इज डिस्प्लेइंग सीवियर सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इस लाइन को ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि डिजीज तो पुरानी है, तो सिवियर केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखने की बजाय हमें ये लिखना चाहिए, सर ये आपका पेशेंट है, आपका नॉन पेशेंट है जो अब डिस्प्ले कर रहा है, देखो कितना अच्छा वर्ड है, हु इज डिस्प्लेइंग severe symptoms of multiple sclerosis and needs your expertise for its management, therefore he is being referred to you on urgent basis। तब भी सेम रहता है लेटर, बस फर्क क्या होगा अब इस लेटर में, जब आप नॉर्मल में लिखते हो आप लिखते हो मिस्टर एक्स इज अ स्मोकर एंड ड्रिंक्स एज वेल, तो मार्क्स किस चीज के होते हैं, ये एस लगाने के, क्योंकि सिंगुलर ही के साथ एस आना चाहिए था, ये मार्क्स है। ही इज अ स्मोकर एंड ड्रिंक्स एज वेल, ऑल्सो ही इज हाइपरटेंसिव, ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ही हैज वन ब्रदर, फुल स्टॉप, हाइपरटेंसिव, स्पेलिंग के लिए मुझे फॉरगिव कर देना, ही हैज वन ब्रदर हु लिव्स अवे। अब ये है सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री। अब समझने की बात ये है कि अगर ये पेशेंट उन्हीं का है, मतलब अगर पेशेंट अपने ही जीपी के पास जा रहा है तो उसके जीपी को ये नॉलेज होगी, तो यानी ये सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखनी होती है ऐसे लेटर में। तो सेकंड पैराग्राफ सीधा ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन से शुरू हो जाता है, बिल्कुल सिंपल, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, या हम, अब ये तो हमारे कम्युनिटी सेंटर पे आ रहा था, तो कम्युनिटी सेंटर पे हॉस्पिटलाइजेशन तो हो नहीं सकती, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको दी भी होंगी। सो आप ये कहोगे कम्युनिटी सेंटर पे तो विजिट की होगी, सो ऑन फर्स्ट विजिट ही वाज हैविंग माइल्ड सिम्टम्स ऑफ, लेटर दिया ही ऐसा होगा आपको कि अगर आप कहानी बनाओगे ना, इफ यू विल मेक अ स्टोरी, आपको दिक्कत नहीं होगी। सच में एक स्टूडेंट है हमारे पास आया था, ही वाज हैविंग अराउंड 280 270 इन राइटिंग दिस टाइम, और पास होने के लिए आपको पता है 300 चाहिए, अब तो यूके में भी न्यूजीलैंड में भी, दिस टाइम ही हैज स्कोर्ड 350, आज का रिजल्ट है। कि इतना फर्क पड़ता है सिर्फ आपका, अगर आप लेटर को इजी कर दो तो, आप मुश्किल करने लग जाते हो, प्लीज इजी करो। ही वॉज हैविंग माइल्ड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, so he was given, जो भी ट्रीटमेंट वहां पे दी होगी, so he was given this and this treatment, however his condition has not improved, natural देखो, however his condition has not improved, rather it has become worse, therefore your expertise is highly required, so he is being referred to you। तो उसको अब जीपी की अटेंशन चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, therefore he needs expert advice, he needs expert opinion, opinion वर्ड लिख दो अगर आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा, and hence is being referred to you। कहानी बनती है एक लेटर में, फिर जो ये मेन कहानी है लेटर की, इसके बाद जो भी है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको सेकंड विजिट में हुआ, थर्ड विजिट में हुआ, मतलब मेन लेटर ये चलता है, ये फोर्थ पैराग्राफ है एक तरीके से, कि जब आप प्रेजेंट में आ गए हो, कि ये एक तरीके से फोर्थ पैराग्राफ है कि हाउएवर उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं है, इसके बीच में कहानी चलती रहती है, ऑन सेकंड विजिट ये हुआ, थर्ड विजिट ये हुआ, ये तो स्टोरी है। आपको ओवरऑल ओईटी का मतलब समझना है कि ये लेटर होता है ओईटी। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ये कर सकते थे, योर नॉन पेशेंट मिस्टर एक्स हु इज डिस्प्लेइंग दिस सिम्टम्स, एक्सपर्टीज
देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू, आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, बीइंग हिज जीपी you are requested to provide him further care, you are requested to provide him further care। आप ऐसा भी लिख सकते हो। हिंदी में बोल के देखते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल के देखते हैं हमने क्या किया। तो हमने ऐसे थोड़ा सा लाइन को अच्छा करने के लिए और डिफरेंट करने के लिए हमने कहा कि आपका पेशेंट है, अब सिवियर सिम्टम्स दिखा रहा है और आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे यूर वर्ड हटाना पड़ेगा, ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा। एंड ही नीड्स एक्सपर्टीज फॉर इट्स मैनेजमेंट, उसको एक्सपर्टीज चाहिए किसी की। सो बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम द रिक्वायर्ड केयर। या यू आर रिक्वेस्टेड टू being his GP you are requested to take care of him, या you are requested to provide him further management। ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का वर्ड लग रहा है वो केयर, तो you are requested to provide him further management। So that is how you tackle the situation। जब आप जीपी, जब उसी के जीपी को लिख रहे हो, सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मान लो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अगर ये लेटर रेफरल है जीपी को, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास भेजा ही जीपी ने हो। ये सिचुएशन बदलती है, आप प्लीज समझो, सिचुएशन बदल गई कि इस लेटर में ये दिया हुआ है कि पेशेंट को जीपी ने आपके पास भेजा था, बस इसमें एक फर्क आ जाएगा। तो आप कम्युनिटी सेंटर नहीं हो सकते, आप इमरजेंसी हॉस्पिटल होंगे, कोई बड़े हॉस्पिटल होंगे, जैसे कोई भी ब्रांड नेम ले लो, एनी ब्रांड नेम, पर मैं ब्रांड नेम का नाम नहीं लूंगा, पर जनरली आप मान लो बड़े हॉस्पिटल हो, बिग हॉस्पिटल, अब आप वहां के नर्स हो, तो आपके पास किसने भेजा था? जीपी ने। क्यों भेजा था? क्योंकि सीवियर सिम्टम्स थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। तो जीपी ने कहा भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, जैसे पहले आप कम्युनिटी नर्स थे, आपने कहा आपसे नहीं हो रहा, लेकिन ये सिचुएशन अलग आई है पेपर में, ये सेकंड लेटर बात कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। मतलब अगर इस तरीके का लेटर आया है कि आप बड़े हॉस्पिटल के नर्स हो, आपके पास आपके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जीपी ने भेजा था, तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट। यही फर्क है, क्योंकि अब हम जीपी को लिख रहे हैं, वापस भेज रहे हैं पेशेंट को, तो कहेंगे हम आपका रेफर्ड पेशेंट भेज रहे हैं, मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल। अगर बड़े हॉस्पिटल में आया था तो एडमिट हुआ होगा, हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल। इतना सा तो चेंज करना होता है, आप नेचुरल लिखते हो कि उस पेशेंट की बात कर रहे हैं हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल विद सिवियर सिम्टम्स, एंड नाउ अगर बड़े हॉस्पिटल से ठीक होके गया, एंड नाउ ही इज बेटर, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फुल स्टॉप लगा दो, आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर। अब इसको बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने ट्रीटमेंट दिया, ही इज बेटर नाउ, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। बेटर हो गए तो डिस्चार्ज कर रहे हैं, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। अब इस केस में क्या होगा, पेशेंट को सिर्फ फॉलो अप केयर चाहिए। नाउ बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर, क्योंकि बड़ी ट्रीटमेंट तो वो ले आया है, फर्दर मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो वहां पे वर्ड दिया होगा, वहां पे फर्दर मैनेजमेंट दिया होगा तो फर्दर मैनेजमेंट। अब आप जीपी हो, लेकिन आप बड़े हॉस्पिटल के नर्स लेटर लिख रही है क्योंकि हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने आपके पेशेंट को ठीक कर दिया, आफ्टर ट्रीटमेंट बेटर हो गया, सो हम तो डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैकवर्ड नहीं लिख सकते, डिस्चार्ज बैक तब लिखते हैं जब वो उसकी जगह पे जा रहा हो, जैसे नर्सिंग होम में, जैसे रिटायरमेंट होम में। लेकिन जीपी के पास वापस थोड़ी जा रहा है, जीपी ने उसको रेफर किया था, हमने उसको ठीक कर दिया, तो हमने कर दिया ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। नाउ बीइंग हिज जीपी, उसके जीपी होने के नाते यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर। बाकी सब कुछ सेम। ऑन फर्स्ट विजिट, यहाँ पे एक चेंज कर सकते हो, ऑन फर्स्ट विजिट एज यू नो, ये लाइन ऐड कर सकते हो, ही वॉज हैविंग सिवियर सिम्टम्स। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है आपको, जब भी आप एज यू नो लिखोगे, सो के बिना ये खत्म नहीं होगा। अब आप लिखोगे ऑन फर्स्ट विजिट, अब इसमें तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, तो एज यू नो दैट, ये नेचुरल है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्लीज आप इस रिकॉर्डिंग को 3-4 बार सुनना, कंफ्यूज मत होना, और मैं कर भी नहीं रहा, बड़ा सिंपल है। अब पेशेंट एडमिट हुआ था तो मेरे को वर्ड्स चेंज करने पड़ते हैं, एज यू नो, एट द टाइम ऑफ, एज यू नो, इसको कोमा लगा देते हैं, दैट 2 बार कंफ्यूज कर रहा है, एज यू नो एट द टाइम ऑफ एडमिशन
ही वॉज हैविंग सिवियर सिम्टम्स मल्टी, सो ही वॉज गिवन, जो भी आपने ट्रीटमेंट दी, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट ने ट्रीटमेंट दी। फिर ऐसे लेटर बनेगा। फिर ये ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की ट्रीटमेंट और एज यू नो मिक्स हो जाता है। मतलब अगर आपको कुछ मिक्स करना होता है तो जब भी लेटर रेफर्ड बैक लेटर है तो आप एज यू नो का भी यूज कर सकते हो। एज यू नो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही वाज हैविंग दिस, लेकिन ये सेंटेंस सो के बिना खत्म नहीं होगा। सो के बिना खत्म नहीं होगा मतलब कि इससे पहले कोमा आएगा ही आएगा, फुल स्टॉप नहीं आ सकता। जब आपने एज यू नो यूज कर दिया तो फुल स्टॉप नहीं आ सकता जब तक सो ना हो, क्योंकि इसका हिंदी में मतलब बनता है जैसा कि आप जानते हो कि एडमिशन के टाइम उसको सीवियर सिम्टम्स थे इसलिए हमने ये दिया, तो ये इसलिए के बिना पूरा नहीं होगा। So this is the letter that can come. I hope you all have understood. Please listen to this recording. I will take your doubts as well. और जो YouTube फॉलोअर्स हैं उनके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट लिख सकते हैं, अपने डाउट्स लीव कर सकते हैं। अब आता है डिस्चार्ज बैक लेटर। डिस्चार्ज बैक लेटर में क्या फर्क है? डिस्चार्ज बैक लेटर में बस ये होता है जीपी नहीं होगा या जीपी भी नहीं होगा, वो मतलब नर्सिंग होम में पेशेंट रहता होगा और नर्सिंग होम में ही वापस जा रहा होगा। डिस्चार्ज बैक का मतलब यही हुआ ना कि वो जहां से आ रहा है वहीं पे वापस जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? अगेन इसमें कोई रट्टा नहीं है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेजिडेंट। आपका रेजिडेंट है मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल। अगर डिस्चार्ज बैक, अगर डिस्चार्ज वर्ड आ रहा है तो एडमिटेड तो पक्का हुआ होगा, तभी तो डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं तो डिस्चार्ज वर्ड आ ही नहीं सकता। हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल विद दिस एंड दिस सिम्टम्स। नाउ सेम, अब आप फिर वही कहते हो नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट, या आफ्टर ट्रीटमेंट आप अकेला भी लिख सकते हो, नाउ को रहने देते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट इज बेटर, बेटर हो गया जी। सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज, तो भाई हम तो डिस्चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे इस वाले लेटर में आता है सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम। दा वर्ड लगाना है, दा का मतलब वही जो हम कहना चाहते हैं, या डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम। तो ये लेटर आपके रेजिडेंट के लिए लिखा जा रहा है जो हमारे हॉस्पिटल में इस कारण से आया था। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक। सिंपल अगेन, कोई डाउट नहीं। आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम। अब एक बहुत अच्छी लाइन लिख सकते हो, जब वो वहां पे पहुंचेगा। सो इसको बोलते हैं व्हेन ही रीचेस बैक टू द प्रीमिसेस, जब आपके पास वापस आ जाएगा, बैक टू द नर्सिंग होम, या नर्सिंग होम भी लिख सकते हो, या वंस ही रीचेस बैक टू द प्रीमिसेस यू आर एडवाइज्ड। अब एडवाइज करो इनको, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पीडी रिकवरी। आप उनको सिखा रहे हो नर्सिंग होम वालों को, उनको कह सकते हो कि आपको इंस्ट्रक्शन, इस वर्ड में ये ज्यादा अच्छा वर्ड है इंस्ट्रक्शंस, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। सो ये होते हैं ओईटी के लेटर्स, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं, सिंपल लेटर होती। सिचुएशन को समझना होता है। अगर आप इसमें रट्टा नहीं भी मारो, अगर आप रट्टा नहीं मारो तो ज्यादा फायदे में हो। अगर आप इसको, हम ऑब्वियसली हमें आपको पढ़ाना है तो हमें बोलना पड़ता है डिस्चार्ज बैक लेटर, लेकिन अगर आप सिंपली समझो कि दिस लेटर इज बीइंग डिस्चार्ज बैक को भूल जाओ, नॉर्मल सिचुएशन को समझो। आपके पास एक पेशेंट आया है किसी नर्सिंग होम से, आप उसी नर्सिंग होम वाले को लेटर लिख रहे हो कि पेशेंट तुम्हारा वापस भेज रहे हैं क्योंकि वो ठीक हो गया, तो आप ये लिखोगे ना, दिस लेटर इज बीइंग रिटार्डन रिगार्डिंग योर रेजिडेंट मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड आफ्टर ट्रीटमेंट सो इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम या बैक टू योर नर्सिंग होम। वंस ही रीचेस देयर, ये वंस ही रीचेस बैक टू द प्रीमिसेस, अगर आप ये अच्छा वर्ड वैन की जगह लगाना चाहते हो तो बेटर वर्ड है वंस। Once he reaches back to the premises, you are advised to follow few instructions for his speedy recovery. That is how you should write it. Please understand. Try to listen to this video 2-3 times. आपको OET लेटर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जितना मुझे लगता है ऐसा ही लेटर आने वाला है। हाँ, सिचुएशंस बदल जाती हैं, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज डोंट मग अप, प्लीज डोंट मग अप। सिचुएशन बदल जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको चालाकी से दे रखा होगा कि पेशेंट, आप हो कम्युनिटी नर्स, आप हो रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल के नर्स। अब चालाकी देखो, बस ये सिचुएशन बदलते हैं, तो आप इसको रट्टे में मत डालो ये डिस्चार्ज बैक लेटर है, ये लेटर है। आप हो रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में नर्स, तो आपको क्या सिचुएशन दी होगी
कि पेशेंट पहले गया बड़े हॉस्पिटल में, बिग हॉस्पिटल में। क्यों गया? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। सपोज एग्जांपल, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक भी हो सकता है, मतलब जनरली हम तो एग्जांपल ले रहे हैं। हार्ट अटैक हुआ, अब वो अपने जीपी के पास तो जाएगा नहीं हार्ट अटैक के लिए, बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएगा। तो वो सबसे पहले गया बिग हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाद वो ठीक हो गया, तो उसके बाद वो हमारे छोटे हॉस्पिटल में आ गया रिहैबिलिटेशन के लिए। रिहैबिलिटेशन के लिए आप वो रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में नर्स, आपको लेटर लिखना है उसके नर्सिंग होम में, या किसी को भी नर्सिंग होम में, उसी नर्सिंग होम में जहां पे वो रहता है। तो आप क्या लिखोगे? तब भी तो ये लिखोगे, दिस लेटर इज बीइंग रिटन। और ये नर्सिंग होम का लेटर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो नर्सिंग होम वाले को पता होगा वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया। सॉरी, देखो सिचुएशन ही ऐसा होगा ही नहीं पेपर में, आप सिचुएशन समझो। अगर ये रेजिडेंट होता कहीं का, अगर चोट खा के यहाँ पे हॉस्पिटल में जाता, तो नर्सिंग होम के पास भी तो इन्फॉर्मेशन जाती कि आपका पेशेंट आया है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकती सिचुएशन। यानी कोई नॉर्मल नर्स ही होगी जो उसको केयर प्रोवाइड करेगी, मतलब कम्युनिटी नर्स। नॉर्मल मीन्स कम्युनिटी नर्स। अब आप कम्युनिटी सेंटर वाले नर्स को भेज रहे हो कि अब से आप संभालो, पेशेंट बेटर हो गया। तो अब सिचुएशन क्या है? बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली टाइम के हिसाब से चलो, टाइम के हिसाब से। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग, ये डिस्चार्ज बैक नहीं है, रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज, इसमें बस थर्ड पार्टी टास्क है, क्योंकि पहले हॉस्पिटल में क्या हुआ आपको अच्छे से नहीं पता। हु वाज एडमिटेड टू, उस हॉस्पिटल का नाम रखो जो भी था, जो भी समझो आरएमएच था। हु वाज एडमिटेड टू आरएमएच ड्यू टू एक्सीडेंट। सबसे सिचुएशन के हिसाब से चलो, जो पहले हुआ उससे पहले बताओ, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ड्यू टू एक्सीडेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, बिल्कुल आराम से। ही वाज शिफ्टेड टू आर रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल, ठीक है, या टू अवर हॉस्पिटल फॉर रिहेबिलिटेशन। तो हमारे पास आया रिहेबिलिटेशन के लिए, छोटा हॉस्पिटल है हमारा, तो हमारे पास आया रिहेबिलिटेशन के लिए। नाउ आफ्टर, नाउ आफ्टर गेटिंग अवर सर्विसेज, बिल्कुल सिंपल। हमारी सर्विसेज लेने के बाद ही हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे भी तो इम्प्रूव होगी थी, कि हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल में आया तब भी तो इम्प्रूव होगी थी। वैसे तो मैंने वहां पे इम्प्रूव लिखा ही नहीं, मैंने तो आफ्टर ट्रीटमेंट ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर रिहेबिलिटेशन। बट अगर मैं थोड़ा और लिखना चाहूँ, आफ्टर गेटिंग अवर सर्विसेज हिज कंडीशन हैज, छोटा सा वर्ड, फर्दर का मतलब होता है और भी ज्यादा, हैज फर्दर इम्प्रूव्ड, therefore he is being discharged। बस ये लास्ट मोमेंट है आपकी कंसंट्रेशन का, प्लीज कंसंट्रेशन मत तोड़ना प्लीज। therefore he is being discharged but he needs care, follow up care। follow up care तो कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सेंटर दे देंगे, but he needs follow up care, so he is being referred to your community center। अब देखो आप प्लीज जो मैंने पहले लिखे हैं वो भी पढ़ना, उनको बार बार सुनना, और इसको भी पढ़ना। कुछ मुश्किल है ही नहीं, आपको लेटर कितना मर्जी मुश्किल आ जाए, आपका जो आंसर शीट बनेगा वो इतना आसान होना चाहिए। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स who was admitted to Royal RMH due to accident. After treatment, he was shifted to our hospital for rehabilitation. Now, after getting our services, his condition has further improved. Therefore, he is being discharged, but he needs follow-up care, so he is being referred to your community center. Bas. These are the different kinds of OET letter. तभी मैं आपको कहता हूँ, there is nothing to cram, there is nothing to mug up. It's as easy as a cherry cake walk. It's very simple. So please don't make it complex. Don't take it hard on yourself. Just try to make it easy. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, assuring you for the best OET videos. Please subscribe our channel. Thank you.